हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेक्शन 7 के बारे में, हाइड वर्सेस रिच का केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस था और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझाया था, जिसमें कि कोई भी हम लोग को ये जानना था कि कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है जब उसमें कंडीशन लग जाए। तो क्या एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो सकता है? तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। हमेशा कैसे एक्सेप्टेंस ही कंप्लीट माना जाएगा या एब्सोल्यूट माना जाएगा? जब उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा होता। किसके द्वारा? ऑफरी के द्वारा। ऑफरी के द्वारा कोई कंडीशन अप्लाई अगर नहीं होगा तो ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को देखना है इसमें एक केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटॉर्स वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कंपनी या कॉर्पोरेशन 1955 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इसके जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंस पैदा कर रहा है। जो कि हम लोग पहले देखे हैं कि दो तरह से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट माना जाएगा, कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाएगा। कौन कौन से? एक इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है, और एक फार कम्युनिकेशन जो कि पोस्टल द्वारा होता है, पोस्ट के द्वारा होता है। ठीक है, पोस्ट के थ्रू, लेटर के थ्रू जाता है, या फिर लेटर, अगर जिससे पोस्ट नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए लेटर। ठीक है, तो इंस्टेंट जो तुरंत होता है, जैसे फोन कॉल्स, सामने से कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। और फार, अब ये कहाँ कहाँ इसका एक्सेप्टेंस को कंप्लीट माना जाएगा, किसके जगह पे इस एक्सेप्टेंस को कंप्लीट माना जाएगा, इस केस में हमें ये देखना है डिटेल में। ध्यान से समझिएगा इस केस को। इंटॉर्स वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कारपोरेशन के केस में क्या होता है कि जो कंप्लेनेंट, इंटॉर्स एक कंपनी रहती है जो कि लंदन में रहती है, कंपनी लंदन में रहती है। दे हैड सेंट एन ऑफर टू परचेज 100 टन्स ऑफ कॉपर कैथोड टू द डिफेंडेंट। वो लोग ऑफर भेजते हैं, कहां से? लंदन से। ध्यान दीजिएगा, वो लोग ऑफर भेजते हैं लंदन से कि आप परचेज के लिए 100 टन्स ऑफ कॉपर कैथोड्स का, कुछ तो उनसे रिलेटेड उनकी कंपनी में कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरत होगा, जो भी हो। Their company was based in Amsterdam and this offer was communicated by telex। तो देखिए ये इमेज लगा हुआ है टेलेक्स का। ये उस जमाने में टेलेक्स था, यूज किया जाता था एज अ फॉर्म ऑफ टेलीग्राम। उस जमाने में कोई टेलीग्राम इस तरह की हुआ करती थी, जो कि इंस्टेंट मेथड था कम्युनिकेशन का, इंस्टेंट मेथड। ठीक है, तो इससे ऑफर दिया गया, कहां से? एम्स्टरडैम से, जो कि लंदन में है, दिया गया अ फॉर्म ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन। द डच कंपनी सेंट एन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर बाय टेलेक्स टू द कंप्लेनेंट। जो डच कंपनी थी, डच किसके कहा जाता है? नीदरलैंड को डच कहा जाता है। तो ये जो एक्सेप्टेंस किया गया, ये कहाँ का था? डच का। ठीक है, ये डच है, ये लंदन है। ठीक है, डच पीपल लंदन। अब यहाँ इन दोनों का कम्युनिकेशन किसके थ्रू है? ऑफर किया गया, ये भी टेलेक्स के थ्रू किया गया, ये टेलेक्स है। और जो एक्सेप्टेंस किया गया डच के द्वारा, ये भी किसके थ्रू किया गया? ये भी टेलेक्स के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अब क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट इनका पूरा नहीं हुआ, किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज हो गया इनके कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बना और कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम आता है कि केस कहाँ जाएगा। प्रॉब्लम ये हुआ, वेदर द केस ऑफ डैमेजेस शुड अराइज इन इंग्लिश और डच। किस में होगा? इंग्लिश लॉ अप्लाई होगा इस केस में या डच लॉ अप्लाई होगा? ये केस अराइज कहाँ हुआ? जहां अराइज होगा वो लॉ अप्लाई होगा। तो कहाँ अप्लाई हुआ? इफ इट वॉज when the contract acceptance was sent, damages would be dealt with under Dutch law। अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया था, अगर वहां पे कंप्लीट हो रहा है, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि एक्सेप्टेंस कहाँ कंप्लीट होता है? जहां पे जैसे ए है ऑफरर, बी है ऑफरी, ए ने कोई भेजा ऑफर, और ये ऑफर कब कंप्लीट हुआ? जब ये बी के पास रिसीव हुआ, तब ऑफर कंप्लीट होता है। किस केस में? डिस्टेंट केसेस में। डिस्टेंट केसेस में, यानी डिस्टेंस का जो केस होते हैं, उसमें ऑफर कंप्लीट होता है तब जब बी के पास वो ऑफर रिसीव होता है। और वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब माना जाता है? टोटली एक्सेप्टेंस कंप्लीट तब माना जाता है जब बी लेटर डाल दे,
पोस्ट ऑफिस में, उसी समय मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन लेकिन यहाँ ये समझना है, अगर ये इंग्लिश में है और ये डच का बात है, इंग्लिश का बात है और ये डच का बात है, ये डच के लोग हैं, ये इंग्लिश के लोग हैं, ए और बी। अब ए ने भेजा, कम्युनिकेट किया ऑफर को बी को, तो ऑफर कहाँ कंप्लीट हो गया? ऑफर कंप्लीट हो गया डच, यहाँ डच लॉ अप्लाई होगा ऑफर पे। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कहाँ कंप्लीट हुआ? अगर डिस्टेंस का माने तो, डिस्टेंस का माने तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा तब जैसे ही बी ने लेटर डाला होता। लेकिन अब ये डिस्टेंस का केस है नहीं, ये डिस्टेंस का केस नहीं है, ये इंस्टेंट का केस है। इंस्टेंट क्योंकि ये हो रहा है किससे? टेले से भेजा जा रहा है, टेलेक्स से। अब इसका मतलब यहाँ पे दूसरा लॉ अप्लाई होगा। यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा वो हम इस केस में देखेंगे। कह रहा है अगर ये डिस्टेंस का केस होता तो एक्सेप्टेंस कहाँ कंप्लीट हो जाता? डच लॉ अप्लाई होता। डच लॉ यही कह रहा है यहाँ पे, ये लाइन यही कह रही है कि अगर डिस्टेंस का केस होता तो यहाँ पे डच लॉ अप्लाई होता, क्योंकि एक्सेप्टेंस तभी कंप्लीट हो जाता जैसे ही इसने लेटर डाला होता। If acceptance was when it was received, then it would be under English law. अगर acceptance होगा ए के पास से तो फिर इंग्लिश लॉ अप्लाई होगा। अब ये क्वेश्चन है, ए के पास कैसे हो सकता है? अब हम यहाँ आपको समझाएंगे पहले कि क्या डिफरेंस है इंस्टेंट और डिस्टेंस के केसेस में, उसके बाद हम इसका डिसीजन बताएंगे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए इंस्टेंट के केस में क्या होता है। इंस्टेंट के केस में ऑफर के लिए तो सेम चीज अप्लाई होगी। जहां पे ऑफर एक्सेप्ट किया गया, जहां पे ऑफर को रिसीव किया गया, ए ने बी को ऑफर दिया, तो ऑफर जैसे ही बी के पास रिसीव हुआ, ये दोनों के लिए सेम है, डिस्टेंस और इंस्टेंट के लिए ये सेम है। जैसे ही बी के पास ऑफर रिसीव होगा उसी समय ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑफर कहां कंप्लीट हुआ? बी के पास। अब अगर इंस्टेंट का केस है तो ऑफर कहां कंप्लीट होगा? जब ए के पास रिसीव होगा, रिसीव यहां होगा तो फिर ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा तब जब ये ए के पास रिसीव होगा। इंस्टेंट के केस में अगर यही केस डिस्टेंट का होता, यानी डिस्टेंस का होता, तो कब कंप्लीट हो जाता ऑफर डिस्टेंस के केस में कब कंप्लीट होगा? जब ए ने भेजा बी को और बी के ने रिसीव किया, तब ऑफर कंप्लीट हो गया। डिस्टेंस के केस में भी सेम होगा ये। अब डिफरेंस कहां पैदा होता है दोनों में? इंस्टेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस पैदा होता है तब जब ये एक्सेप्टेंस जो है ऑफर का, ये डिस्टेंस के केस में कंप्लीट होगा जब ये बी के पास रहेगा। बी ने जैसे ही लेटर लिख करके पोस्ट ऑफिस में डाला, तो डिस्टेंस के केस में ऑफर का एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस यहीं पे कंप्लीट हो गया। लेकिन इंस्टेंट के केस में ये कंप्लीट तब होगा जब ये ए के पास जाएगा, ए के नॉलेज में जब जाएगा एक्सेप्टेंस, तब इंस्टेंट केस में ये कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर? नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी इसे, ठीक है? एक बार फिर से देख लीजिए क्लियरली, ताकि कोई कंफ्यूजन इसमें ना रहे। ए है, बी है, ए है। ए ने ऑफर भेजा, अभी इस समय हम इंस्टेंट केस का बता रहे हैं, इंस्टेंट केस, ये इंस्टेंट केस का बता रहे हैं। इसे भूल जाइए, पिछला वाला भूल जाइए, सब भूल जाइए, ठीक है? फिर से सुन लीजिए एक बार। इंस्टेंट का केस है, ए ने ऑफर भेजा बी को। ऑफर कहां कंप्लीट हुआ? जब बी को ये ऑफर रिसीव हुआ। बी को जब ऑफर रिसीव हुआ तो ऑफर कंप्लीट हुआ। तो कहां कंप्लीट हुआ? यहां बी के पास ऑफर कंप्लीट हो गया। अब इसका एक्सेप्टेंस कहां कंप्लीट होगा? जब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा जब ये ए रिसीव करेगा उस एक्सेप्टेंस को, यानी कि ए के पास एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा। ए के पास एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा और बी के पास ऑफर कंप्लीट होगा इन इंस्टेंट। लेकिन इन डिस्टेंस के केस में क्या होगा? डिस्टेंस के केस में
ए है, बी है, ऑफर कहाँ कंप्लीट होगा, बी के पास ऑफर कंप्लीट होगा, और बी का एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जब बी लेटर डाल देगा, यानी बी के पास ही एक्सेप्टेंस भी होगा, बी के पास ही एक्सेप्टेंस भी होगा और बी के पास ही ऑफर भी होगा, ऑफर भी कंप्लीट होगा। और इंस्टेंट के केस में ऑफर कंप्लीट होगा बी के पास, एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा ए के पास। क्लियर होगा, क्लियर हो गया यहां तक टॉपिक अच्छे से? इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। इंस्टेंट और डिस्टेंट दोनों ही केसेस में डिफरेंस होता है, किसको लेकर के, एक्सेप्टेंस को लेकर के, एक्सेप्टेंस को लेके दोनों ही केसेस में डिफरेंस होता है। एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो जाता है जब बी के पास रहेगा, इन केस ऑफ बी के पास कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा, जब ये डिस्टेंस का मामला होगा, यानी पोस्ट का मामला होगा। ए के पास एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, जब ये इंस्टेंट का मामला होगा, तुरंत का मामला होगा, लाइक फोन कॉल हो गए, लाइक हम सामने से अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा इस केस में क्या हुआ था। फिर से देखिएगा कि एक था डच पर्सन, एक था इंग्लिश पर्सन। इसमें हम लोगों ने देखा, यानी लंदन का व्यक्ति था और एक डच पर्सन था। लंदन के व्यक्ति ने ऑफर दिया, डच को ऑफर दिया, तो दोनों ही इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सा मामला हम लोग देख रहे हैं, इंस्टेंट का, ठीक है। तो लंदन में जो व्यक्ति था वो ऑफर देता है डच के पर्सन को, तो ऑफर कहाँ कंप्लीट हुआ, डच में, तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, डच लॉ अप्लाई होगा। अब डच का जो पर्सन था उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, कहां पे एक्सेप्ट किया, डच का पर्सन का एक्सेप्टेंस कहां कंप्लीट होगा, डच के पर्सन का एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा लंदन में, ठीक है, क्योंकि हम इंस्टेंट कम्युनिकेशन देख रहे हैं, तो ये लंदन में कंप्लीट होगा। तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, लंदन का, यानी इंग्लिश लॉ अप्लाई होगा। ओके, तो कोर्ट ने क्या किया इस डिसीजन में, देखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड डैमेजेस वर टू बी डिसाइडेड बाय इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ ही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये इंस्टेंट का केस है, कहां ऑफर कंप्लीट हो गया, ए के पास ही कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक्सेप्टेंस। तो इट वाज स्टेटेड दैट द पोस्टल रूल डिडंट अप्लाई फॉर द इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, क्योंकि पोस्टल रूल कौन सा है, ये डिस्टेंस के केस के लिए होता है, और इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के लिए कौन सा होता है, जैसे फोन कॉल हो गया, टेलेक्स हो गया। सिंस टेलेक्स वाज अ फॉर्म ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, तो टेलेक्स क्या था, एक इंस्टेंट मैसेजिंग का फॉर्म था, द नॉर्मल पोस्टल रूल ऑफ एक्सेप्टेंस वुडंट अप्लाई, तो नॉर्मल जो पोस्टल रूल अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये टेलेक्स क्या है, इंस्टेंट है। दस द कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्रिएटेड इन लंदन, तो कॉन्ट्रैक्ट कहां फॉर्म हुआ, जहां एक्सेप्टेंस होता है वहीं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। इस बात को जान लीजिए, जहां भी एक्सेप्टेंस होगा, जहां भी एक्सेप्टेंस होगा वहीं, जहां एक्सेप्टेंस वहीं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कहां बन गया, लंदन में बना था कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, इंग्लिश लॉ अप्लाई होगा। दिस जनरल प्रिंसिपल ऑन एक्सेप्टेंस वाज हेल्ड टू अप्लाई ऑल फॉर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन मेथड्स, और ये जो जनरल प्रिंसिपल दिया गया था इस केस के द्वारा, ये सारे के सारे इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन मेथड पर अप्लाई होता है। तो डिस्टेंस का केस और इंस्टेंट का केस में डिफरेंस आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 जगह एग्जांपल दे दे करके इसे समझाया है। एक और केस है जिसमें इसके बारे में बात करता है, इंस्टेंट और डिस्टेंस का केस में, उसका आंसर आप खुद देंगे, ठीक है। सो अवर नेक्स्ट केस इज भगवान दास गोवर्धना केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास 1959 का केस है। तो इस केस में भी सेम रूल अप्लाई हुआ था, ये पहले के केस के जैसा ही, ये इंटॉर्स वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कारपोरेशन का ही रूल इसमें अप्लाई हुआ था। ध्यान से देखिएगा, इस केस में भी क्या हुआ था कि द डिस्प्यूट अरोज फ्रॉम द फोन एग्रीमेंट वियर केडिया ऑयल मिल्स एग्रीड टू सप्लाई कॉटन सीड केक। ये देखिए, ये है कॉटन सीड केक का इमेज,
कोई इसका कॉटन के जो सीड्स होते हैं उसका कुछ इस तरह से बनाया जाता है। तो ये इसको ट्रांसपोर्ट का कुछ कॉन्ट्रैक्ट था इसके रिलेटेड। तो ये किसके बीच में था? ये भगवान दास गोवर्धन केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास के बीच में था। तो ये गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास का कंपनी था एक, उसमें इनको ये केक भिजवाना था। इन लोग के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। और कौन सा एग्रीमेंट होता है? इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो फोन कॉल पे एग्रीमेंट होता है दोनों का। ठीक है। तो जो फोन कॉल पे एग्रीमेंट होता है तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि केस में इस केस का ज्यूरिसडिक्शन कहाँ जाएगा? ये दोनों ही अलग अलग जगह के थे, एक अहमदाबाद का था, एक खमगांव का था, दो अलग अलग जगह के लोग थे। तो कौन सा ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होगा? अहमदाबाद का ज्यूरिसडिक्शन या खमगांव का ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होगा इस केस में? ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई किया गया जो कि लास्ट केस में हम लोग पढ़ के आए हैं। तो कहा गया, इम्फेसाइज किया गया कि ये इंस्टैंटेनियस ट्रांसमिशन था, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन हुआ था ये फोन कॉल पे हुआ था। द साइट ऑफ एक्सेप्टेंस डिटरमाइन द जुरिस्डिक्शन। जहां पे एक्सेप्टेंस किया गया होगा, खेमगांव या अहमदाबाद, जहां पर भी एक्सेप्टेंस किया हो गया होगा वहीं पे बन जाएगा इसका जुरिस्डिक्शन और वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया गया होगा। तो इस केस का जो डिसीजन दिए थे वो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने दिया था। ये हिदायतुल्लाह का इमेज लगा के रखे, इनको जानना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस दिए हैं। दैट एग्रीमेंट वॉज स्टेबलाइज्ड वेयर द एक्सेप्टेंस वॉज हर्ड। जहां पे एक्सेप्टेंस सुना गया, जहां पे भी एक्सेप्टेंस सुना गया है वहीं पे माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ है। जहां पे भी उसे सुना गया, हर्ड किया गया है, कंप्लीट माना जाएगा जहां पे। तो ये था खमगांव। तो खमगांव में ही जुरिस्डिक्शन इसका केस का बन गया। ठीक है। तो ये दोनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक इंडिया का केस था 1959 का, और एक जो केस था ये आपका फॉरेन का केस था, इंग्लिश लॉ का केस था 1955 का। तो यही रूल अप्लाई हुआ था 1959 वाले केस में, सेम रूल। ठीक है। तो इसमें मेन क्वेश्चन आ जाते हैं रिलेटेड बन के कि ये इंस्टेंट केस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा और फार केस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आपको इसका आंसर देना है प्रॉपरली। एक जो पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर्सन एक्स है और पर्सन वाई है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक जो पर्सन था ही वॉज फ्रॉम दिल्ली। इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में। पर्सन जो एक्स था वो दिल्ली का था और जो पर्सन वाई था वो मुंबई का था। ठीक है। बॉम्बे मुंबई जो भी, ये मुंबई का था, ये दिल्ली का था। इसने ऑफर दिया, एक्स ने ऑफर दिया वाई को, एक्स ने ऑफर दिया वाई को फ्रॉम फोन कॉल। इसने फोन कॉल से ऑफर दिया वाई को। तो हमें आंसर देना है आपको कि ऑफर कहाँ कंप्लीट होगा, दिल्ली या मुंबई। वाई ने एक्सेप्ट किया ऑफर को बाय पोस्ट। वाई ने एक्सेप्ट किया ऑफर को बाय पोस्ट, यानी एक्सेप्टेंस हुआ किसके द्वारा? पोस्ट के द्वारा। तो इसका एक्सेप्टेंस कहाँ कंप्लीट माना जाएगा, मुंबई या दिल्ली? एक्सेप्टेंस पोस्ट के द्वारा हुआ था, ऑफर फोन के द्वारा हुआ था, फोन। ठीक है। आंसर जरूर दीजिएगा हमें। ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपना। ये जो केस है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस मिस्टर भीमसेन वलायती राम का जो केस है ये 1917 का, ये एक बहुत लैंडमार्क केस है रिलेटेड टू द कंसिडरेशन, सॉरी कंसिडरेशन नहीं, वेदर द डिफेंडेंट इज इंटाइटल्ड अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 की जो बात हम लोग पढ़ के अभी आ रहे हैं इससे रिलेटेड ये केस लॉज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस केस में ये हम लोग को जानना है, सेक्शन 7 से रिलेटेड ये केस लॉ सच में एक लैंडमार्क केस लॉ है इंडिया का 1970 का। ये लैंडमार्क केस लॉ है 1970 का। इस केस में ये हुआ था कि एक ऑक्शन हो रहा था जो कि कमिश्नर के द्वारा किया जा रहा था, और ये जो ऑक्शन हो रहा था ये लाइसेंस के लिए हो रहा था लिकर शॉप के। तो इसमें एक पर्सन ने बहुत हाई बिड लगाया, बिड मतलब बोली लगाया इसके में, जिसकी वजह से और उसका जो बोली लगाया था उसने
वो कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया कि नहीं, हम आपकी बोली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसने बहुत हाई बोली लगाई थी, हाई बिड लगाया था। फिर उसके बाद जब दोबारा ऑक्शन हुआ तो इसकी हाई ज्यादा बोली की वजह से, हाईएस्ट बोली की वजह से लोगों को लगा ये बहुत हाई जा रहा है, तो इसमें कोई और आया नहीं, एक्सेप्ट नहीं करने आया। तो इसकी वजह से लोग नहीं आए। कमिश्नर को ऐसा लगा कि इससे हाई ज्यादा बोली लगाया, इसकी वजह से लोग नहीं आ रहे हैं अब हमारी ऑक्शन में, किसका, लिकर शॉप के ऑक्शन में। तो फिर कमिश्नर ने इसको बोला कि ठीक है, तुम मुझे पैसे दो जो जितना भी तुमने बोली लगाया था। कमिश्नर इससे पैसे मांगने लगा, जिसका जितना भी पहले हाईएस्ट बोली लगाया था, और इसका कैंसिल कर दिया गया था कमिश्नर के द्वारा। तो इसने ये कहा कि भाई अब आपने एक्सेप्ट नहीं किया था उस समय मेरी बोली, तो अब मैं पैसे नहीं दूंगा। फिर ये केस जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट में जब ये केस जाता है तो कोर्ट कहता है कि इनकी जो ऑफर दिया गया था, इनविटेशन ऑफ एन ऑफर, उससे आपने नहीं एक्सेप्ट किया। आपने जो इनविटेशन ऑफ एन ऑफर दिया था इनको, फिर इन्होंने ऑफर बैक किया था, उसने उस समय आपने जब एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर बाद में एक्सेप्टेंस मैटर नहीं करता, और ये कॉन्ट्रैक्ट आपके और इनके बीच में नहीं बना था, आपके और इनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, तो फिर ये लायबल नहीं होंगे आपको पैसा देने के लिए। मीन्स अगर हम इसे अच्छे वर्ड्स में आपको समझा दें, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, ये कमिश्नर है फॉर एग्जाम्पल, इस पर्सन ने, मान लो ये पर्सन है, ये पर्सन है ए, इसने बोली लगाई जो कि सबसे ज्यादा थी, फॉर एग्जाम्पल इसने 10K की बोली लगा दी जो कि सबसे ज्यादा थी इन सब में। अब सबसे ज्यादा बोली लगा, लेकिन इसका भाई कोई पर्सनल दुश्मनी होगा, जो भी रहा हो मैटर, इसने कमिश्नर ने, ये जो कमिश्नर है सी, इसने कैंसिल कर दिया इसकी बोली, ए की बोली को कैंसिल कर दिया कि नहीं हम आपको नहीं बेचेंगे। जब इसने एक बार कैंसिल कर दिया, इसने सी ने इनविटेशन ऑफ एन ऑफर दिया ए को, ए ने उसे एक्सेप्ट करते हुए अपना ऑफर दिया और सी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसी समय कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, बाद में उसने दोबारा ऑक्शन किया, जब दोबारा ऑक्शन किया तो इसके ऑक्शन में लोग ही नहीं आए, कोई नहीं आया इसके ऑक्शन में, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो कमिश्नर को ये लगा कि इसकी हाई बोली की वजह से कोई नहीं आया है, अब ये कोर्ट में जाएगा और ये मुझे पैसा देगा पूरा 10,000 जितना भी बोली लगाया था ये। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, बाद में ये डिनाई कर देता है कि नहीं, हम कोई पैसा नहीं देंगे क्योंकि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, और कोर्ट ने भी इसी ए का ही साइड में डिसीजन दिया कि इसने कोई बोली नहीं लगाई थी। अगर आप उसी समय इसके बिड को एक्सेप्ट कर लिए होते तो ये कंप्लीट होता कॉन्ट्रैक्ट, जब उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यही इस केस में हुआ था सेक्शन 7 के। तो contract was not completed till the bid was confirmed by chief commissioner, and till such confirmation the bidder was entitled to withdraw the bid। उस समय तक वो इंटाइटल था, ये जो बीडर था ए, ये विड्रॉ कर सकता था अपने बिड को, ठीक है। सिंस देयर वाज नेवर अ सेल ऑफ लाइसेंस ऑफ लिकर्स ऑफ, कोई भी सेल नहीं हुआ टू द डिफेंडेंट, देयरफॉर ही कांट बी हेल्ड लायबल, और वो लायबल नहीं होगा। ओके, तो ये केस एक भीमसेन बिलाती राम का केस, दूसरा भगवान दास गोवर्धन दास का केस, और तीसरा ये इंटोर्स वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कंपनी का केस, और एक और केस है हाइड वर्सेस रिच। ये 4 केसेस हम लोगों ने पढ़े सेक्शन 7 में, और चारों ही लैंडमार्क केसेस थे रिलेटेड टू सेक्शन 7, बहुत ही क्लियर मैनर में। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, दैट इज रिवोकेशन। रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाता है? तो हम लोगों ने सेक्शन 4 जो लास्ट लेक्चर में पढ़ रखे हैं, कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, प्रपोजल का हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। अब अपना नेक्स्ट है सेक्शन 4 का थर्ड टॉपिक देखना है, द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। कब रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा? सेक्शन 4 का थर्ड पॉइंट कह रहा है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट when it is put in the course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it, as against the power to whom it is made when it comes to his knowledge। तो जब माना जाएगा रिवोकेशन कंप्लीट, ये दिया हुआ है सेक्शन 4 के टॉपिक 3 में, और
ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है जो कि आपको बहुत टफ लग रहा होगा अभी सुनने में। अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी एक एक वर्ड्स को, तो आपको क्लियरली समझ में आने लगेगा। इसे हम पहले इलस्ट्रेशन से समझेंगे, उसके बाद फिर कंप्लीट करेंगे इसके वर्ड्स को। ओके, कह रहा है ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। ए ने, यहाँ पे पहले हम लोग एक्सेप्टेंस और प्रपोजल का देख ले, उसके बाद ये समझ में आएगा सी वाला। कह रहा है ए प्रपोजल बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी। ए ने लेटर दिया, क्या हो रहा है, कौन सा हो रहा है ये कम्युनिकेशन, ये डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो रहा है। बी को अपना घर बेचने के लिए एक प्राइस बता दिया जो कि प्राइस सर्टेन थी। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया व्हेन बी रिसीव द लेटर। जैसे ही वो बी के हाथ में गया वैसे ही कंप्लीट हो गया। अब बी एक्सेप्ट ए प्रपोजल बाय लेटर। अब बी भी एक्सेप्ट करता है ए के प्रपोजल लेटर के द्वारा। तो कम्युनिकेशन कहाँ कंप्लीट हुआ, जब ए वेन लेटर इज पोस्टेड, जब लेटर को पोस्ट किया गया बी के द्वारा। ठीक है, जब लेटर को पोस्ट किया गया तो कंप्लीट हो गया कम्युनिकेशन। अब ए रिवोक्स हिज प्रपोजल। अब ए चाहता है कि वो रिवोक करना चाहता है। कैसे, ये लेटर के थ्रू किया था, अब ये टेलीग्राम के थ्रू कर रहा है। तो टेलीग्राम कौन सा मेथड है, इंस्टेंट मेथड है। तो रिवोक करना चाहता है अपने प्रपोजल को बाय टेलीग्राम। द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। तो रिवोकेशन उसी समय कंप्लीट हो जाएगा जब टेलीग्राम को डिस्पैच किया जाएगा। जैसे ही ए की जगह से, जहां पे ए है, वो जैसे ही अपने प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है जो उसने बी को दिया था, वो तभी कंप्लीट हो जाएगा, ए का प्रपोजल रिवोक हो जाएगा जैसे ही ये डिस्पैच हुआ ए के पास से। इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्ड इट। और ये ए का प्रपोजल कंप्लीट हो गया, लेकिन बी के पास जब ये पहुंचेगा तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो बी के अगेंस्ट तब कंप्लीट होगा जब बी उसे रिसीव करेगा। अब ये यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ पैदा कि ये रिसीव कैसे करेगा और ये दो जगह कैसे हो रहा है रिवोकेशन, यही कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा। बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। अच्छा, ये प्रपोजल का रिवोकेशन हुआ जब बी के नॉलेज में आया। ये जब बी के नॉलेज, ए के अगेंस्ट में तब कंप्लीट हो गया जब ए ने डिस्पैच किया टेलीग्राम को। ए के अगेंस्ट में तब रिवोक हो गया जब ए ने टेलीग्राम से डिस्पैच किया। बी के अगेंस्ट में रिवोकेशन तब कंप्लीट हो गया जब बी के नॉलेज में आया। किसका, प्रपोजल का, ये बात हो रही है प्रपोजल की, तब कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन की बात कर रहा है, एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन। बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेंस, ठीक है, कब कंप्लीट होगा, बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। बी भी टेलीग्राम से रिवोक करता है एक्सेप्टेंस। बीज रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन टेलीग्राम इज डिस्पैच। उसी मैनर में हो रहा है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। जब बी डिस्पैच हुआ यहां से टेलीग्राम से, डिस्पैच जैसे ही हुआ वैसे यहां रिवोकेशन कंप्लीट हो गया बी की तरफ से रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। और एज अगेंस्ट ए व्हेन इट रीचेस हिम। और ए के अगेंस्ट में रिवोकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा, जब ए के पास वो टेलीग्राम आएगा, जब उसके बारे में नॉलेज होगा ए के पास कि ये हमें रिवोक करना चाह रहा है, एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाह रहा है बी, जब ए के नॉलेज में आएगा उसी समय ये कंप्लीट हो जाएगा क्या, रिवोकेशन जैसे ही ए के नॉलेज। अब ये दो बातें कही गई, प्रपोजल का रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन। रिवोकेशन दो तरह से होता है, दो चीजों का हो रहा है यहाँ पे, किन किन का, पहला प्रपोजल का रिवोकेशन और दूसरा एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन। प्रपोजल का रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन दोनों ही मैनर में सेम हो रहा है, सेम तरह से रिवोकेशन हो रहा है। किस केस में, इंस्टेंट केसेस में, टेलीग्राम के केस में हो रहा है। इंस्टेंट केसेस में दोनों में ही सेम तरह से रिवोकेशन हो रहा है। ठीक है, ये हमें इलुस्ट्रेशन से क्लियर हो गया, एक बात हमें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है इलुस्ट्रेशन के थ्रू। अब हम इस रिवोकेशन को सेक्शन 5 के साथ रीड करेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा था। वहां पे कुछ बातें क्लियर हो गई हैं, आगे हम कुछ चीजें और क्लियर करेंगे, सेक्शन 5 के थ्रू इसे रीड करेंगे। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस। कब हो रहा है रिवोकेशन, किसका, प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। कभी भी प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है।
at any time before the communication of its acceptance is complete. जैस एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन से पहले उसे कभी भी रिवोक किया जा सकता है। किसके अगेंस्ट में? प्रपोजर के अगेंस्ट में, पर उसके बाद नहीं किया जा सकता, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट कह रहा है एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, यहां प्रपोजल की बात कहा जो कि सेक्शन 4 के सब पॉइंट सी में कह रहा था, और यहां सेकेंड कह रहा है एक्सेप्टेंस की बात। एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, कभी भी रिवोक किया जा सकता है एक्सेप्टेंस को भी, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, जब तक उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है उसके पहले कभी भी रिवोक किया जा सकता है। अभी भी नहीं समझ में आया होगा ये चीज, ये क्योंकि ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। बेयर एक्ट के लैंग्वेज में यही तो प्रॉब्लम है कि ये जल्दी समझ में नहीं आता है, इसे ब्रेक करने के समझाए हैं। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे एक और, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये कह रहा है ए है और बी है, दो पर्सन्स हैं, इन दोनों का ए ने ऑफर भेजा बी को, ए ने ऑफर भेजा बी को, ये गया ऑफर ए का। तो जब तक ये ऑफर मीन्स प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इस एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, तब तक जब तक बी लेटर भाई डाल न दे पोस्ट ऑफिस में, ये तब तक रिवोक कर सकता है ए बी के अगेंस्ट रिवोकेशन को। जैसे ही बी ने लेटर डाल दिया पोस्ट ऑफिस में, वैसे ही इसके ऑफर का रिवोकेशन नहीं हो सकता। अब ये हम नंबर डेट्स भी देके समझाएंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से। पहले ये समझिए कब कंप्लीट हो रहा है ऑफर। दूसरा कह रहा है एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा रिवोकेशन का। एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है किसी भी समय, यानी बी के द्वारा रिवोक किया जाएगा एक्सेप्टेंस को बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। मींस बी का लेटर अब निकल गया है यहां से, तो अब यहां से रिवोकेशन नहीं हो सकता, ए का रिवोकेशन नहीं हो सकता अगर बी ने लेटर सेंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गया, ऐसे एक्सेप्टेंस यहाँ पे हो गया है, बी ने लेटर भेज दिया तो वैसे ही एक्सेप्टेंस हो गया। अब बी अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजता है ए के पास, ठीक है, बी ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर भेजा नॉर्मल लेटर से ए के पास एक्सेप्टेंस, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला बी को कि नहीं नहीं ए तो बहुत फ्रॉड आदमी है, हमें हमें इसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बी को कोई इंस्टेंट मेथड अपनाना होगा, ऐसा इंस्टेंट मेथड जो इस लेटर से जल्दी पहुंच जाए, इस लेटर से जल्दी पहुंच जाए ए के पास। अगर रिवोकेशन बी का जल्दी पहुंच जाता है ए के पास, किससे पहले? इस एक्सेप्टेंस से पहले जो कि बी के द्वारा ही दिया गया था, तो रिवोकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये पहले पहुंच जाता है, ये लेटर पहले पहुंच जाता है, तो रिवोकेशन नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में एग्जाम्पल से मेरे? ओके, यहां तक क्लियर होगा आई होप अच्छे से। तो इससे रिलेटेड केस लॉस और एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 21 रुपए में इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।